नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। धौलपुर से खबर है। धौलपुर में राजस्थान दिवस समारोह के तहत जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन नगर परिषद ऑडिटोरियम में किया गया। बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया। इस दौरान 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी किया गया। साथ ही किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ मेले का शुभारंभ हुआ और पॉली हाउस और पंप, कृषि उपकरण, प्याज भंडारण, मधुमक्खी पालन सहित 12 योजनाओं को मंजूरी दी। इस दौरान धौलपुर के प्रगतिशील किसान दुर्ग सिंह ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और बताया कि उन्हें सोलर पंप स्थापना के लिए राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें बिजली बिल का कोई खर्च नहीं उठाना पड़ रहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरा नाम दुर्ग सिंह है, गांव उमरे, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर रहने वाला हूं और मुख्यमंत्री की तरफ से मैं मुख्यमंत्री को आभारी हूं कि जिससे मेरे को अनुदान बहुत ज़्यादा मिला है। जो मैंने एक 5 HP का पंप सोलर पंप लगवाया, उसमें 1,76,100 रुपये और ST के आधार से मेरे को 45,000 रुपये मुख्यमंत्री की तरफ से अलग से दिए गए। इससे मैंने 84,221 रुपये जमा कराए। एक साथ में हम जमा नहीं करा सकते, न लगा पाए किसानों के लिए, इसीलिए सरकार का मैं आभारी हूँ। सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ दिया है। जी सर, बताइए। जी सर, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बीकानेर से किसान सम्मेलन आयोजन किया है, जिससे पूरे प्रदेश में सभी जिलों से किसान भाई उस प्रोग्राम में वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। और आज हमारे ज़िले से श्री दुर्ग सिंह मीना, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इंटरेक्शन किया। वो जो सोलर पंप उनको जो मिला था, उससे उनको जो फ़ायदा जो हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तार सीमा क्षेत्र मार्गदर्शिका, FPO मार्गदर्शिका और मंगला पशु बीमा योजना और निःशुल्क पशु चिकित्सा में जो दवाई था उसको बढ़ाकर 200 तक किया है। जिससे मैं मानता हूँ कि प्रदेश के सभी किसान भाइयों के काफ़ी लाभ मिलेगा। और मैं पुनः सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा FPO में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के जो स्कीमों में पार्टिसिपेट करके एप्लीकेशन लगा के फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बीकानेर से खबर है, जहां नाला समस्या समाधान संयुक्त संघर्ष समिति पवनपुरी क्षेत्र के निवासियों द्वारा गंदे नाले की समस्या के समाधान के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही की गई बैठक के निर्णय के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा को केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपा। साथ ही समिति के पदाधिकारियों द्वारा सीएम महोदय को समस्या के बारे में अवगत कराया और शीघ्र ही समस्या से निजात दिलाने की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने इस समस्या समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई करते का आश्वासन दिया। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी बाइसा के प्रयासों से ज्ञापन सौंपने वालों में नरेंद्र शर्मा, विजय सिंह राठौड़, मनोज शर्मा, सुमेश शर्मा, सुब्रत पांडे, नरसिंह सेवक, अरुण सोलंकी आदि शामिल रहे। बीकानेर से न्यूज 21 के लिए एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशार की रिपोर्ट। रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी 34 पार्सल ऑफिस में पार्सल मैनेजमेंट यानी कि PMS की सुविधा उपलब्ध है। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ग्राहकों को अपना सामान बुक करवाने में सहूलियत हो रही है। साथ ही इस सिस्टम प्राप्त होने वाले मैसेज के माध्यम से उनको अपने सामान की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती रहती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक अमिताभ के दिशा निर्देशानुसार रेल उपभोक्ताओं को सभी क्षेत्रों में बेहतर और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। रेल के माध्यम से सामान भेजने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी 34 पार्सल ऑफिस में पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सामान बुक करवाना बहुत ही आसान और पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें सभी जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधा सभी 34 पार्सल ऑफिस में उपलब्ध है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। रेलवे के माध्यम से बुक कराए जाने वाले सामान या पार्सल की प्रक्रिया को आसान बनाने, सटीक जानकारी, पारदर्शिता और शिकायतों में कमी लाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी 34 पार्सल बुकिंग केंद्रों पर पार्सल मैनेजमेंट शुरू किया गया है। ये सिस्टम हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में लागू किया गया है, जिसमें कि सारे पार्सल बुकिंग केंद्रों पर हमने ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है, जो कि पहले मैनुअल होता था और इस मैनुअल एंट्री के कारण से शिकायत
भी आती थी और यात्री या उपयोगकर्ताओं को सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। और इसमें जो है कोई भी इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जब अपना सामान बुक कराने आएगा स्टेशन पार्सल पर, तो उसको एक 10 डिजिट का PRR नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो सारी तरह की जानकारी, जैसे कि कौन से ट्रेन में बुक हुआ है, कौन से SLR में बुक हुआ है, पहुंचने की तिथि कब रहेगी, सारी जानकारी उसको इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पता चल सकता है। ये जो ऑनलाइन पोर्टल है वो है parcel.indianrail.gv.in, जिसके माध्यम से कोई भी यात्री या उपयोगकर्ता अपनी पार्सल के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारा ये प्रयास है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी 34 पार्सल बुकिंग केंद्रों पर जो ये स्थापना हुई है उसको सही उपयोग करके यात्रियों की जो शिकायत है और जो उनकी जानकारी है उनको और भी हम पुख्ता कर सके। डीडवाना जिले के परबतसर थाना पुलिस ने SP हनुमान प्रसाद के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र जैन और वृत्ताधिकारी भवानी सिंह शेखावत के सुपरविजन में थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस टीम ने फील्ड इंटेलिजेंस और बेहतरीन टीम वर्क का उपयोग कर चोरी के 2 आरोपियों मुकेश और रामकरण जो उनको गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर माल माशूका, ईंट बनाने की मशीन और ईंट मसाला बनाने का मिक्सचर बरामद किया। साथ ही साथ अपराध में प्रयुक्त JCB मशीन और पिकअप वाहन को भी जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई में क्षेत्र में अपराधियों में खौफ का माहौल है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश अटल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में गंगधार SHO अमरनाथ जोगी सहित CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, व्यापारीगण और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में 27 मार्च को रंग तेरस नहान व रमजान की 27वीं रात शबे कदर, 30 मार्च को चौमहला में हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा, 21 मार्च को ईद, 6 अप्रैल को रामनवमी, 7 अप्रैल को रावण दहन और 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। गंगधार उपखंड क्षेत्र के उन्हेल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी रामकरण कटारिया ने की। बैठक में आगामी त्योहार रंगतेरस, रमजान की 27वीं रात, हिंदू नया नववर्ष, ईद उल फितर, रामनवमी, दशहरा पर रावण दहन, हनुमान जयंती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि संदिग्ध गतिविधि एवं अनुचित कार्यों की सूचना पुलिस से साझा करें और साथ ही सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान बैठक में CLG सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी मौजूद रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में बुधवार को वन कर्मियों ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाया। इस दौरान वहां रह रहे लोगों ने वन कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार का कहना था कि स्थानीय वन कर्मी अतिक्रमण नहीं हटाने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। नहीं देने पर बिना नोटिस दिए पुख्ता निर्माण तोड़ दिए। पास बने छपरा पोस्ट में भी आग लगा दी गई। इस मामले में दौसा उप वन संरक्षक अजीत उचोई ने कहा कि वन विभाग की टीम मौके से अतिक्रमण हटाने गई। अतिक्रमण हटाकर आ गई। छप्पारोश में आग वन भूमि में रह रहे अतिक्रमण द्वारा लगाई गई अतिक्रमण हटाने वन कर्मियों की टीम के साथ अभद्रता करने के मामले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। नगर पालिका सोजत रोड के श्री तेरा पंथ भवन में समग्र हिंदू समाज की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न समाजों से सनातनी बंधुओं ने अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में राजेश कुमार, प्रांतीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद व नव वर्ष महोत्सव समिति के अध्यक्ष कुशालानंद कुंदेचा ने उपस्थित सनातनियों से अपने अपने समाज के साथ मिलकर समरसता के साथ तन मन धन से शोभा यात्रा के भव्य आयोजन में अपना योगदान देने का अनुरोध किया। वहीं सभी सनातन बंधुओं से आह्वान किया गया कि 6 अप्रैल को श्री राम नवमी शोभा यात्रा के भव्य आयोजन में अपना योगदान देकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में बिजौलिया थाना क्षेत्र के नयानगर में ग्रामीणों का पर खनन माफिया और पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया। खनन माफिया और पुलिस पर महिलाओं व ग्रामीणों ने मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने DSP दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और प्रशिक्षु IPS जितिन जैन व DSP बाबूलाल बिश्नोई को शिकायत देकर सुरक्षा एवं न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला ये है कि नयानगर की सरकारी भूमि खसरा नंबर 124 के करीब 5 बीघा हिस्से में नागपाल बंजारा ने करोड़ों रुपए के सैंडस्टोन का अवैध खनन चोरी कर लिया है। जब ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस को इस मामले की शिकायत की तो खनन माफिया के लोगों ने ग्रामीणों को हथियारों के दम पर मारपीट कर धमकाया और ग्रामीणों की झूठी शिकायत पर जबरन थाने में ले जाकर बंद करा दिया। पुलिस ने अवैध खनन की शिकायत वापस लेने के लिए ग्रामीणों को धमकाया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अफसर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं, जबकि काफी लंबे समय से सैंडस्टोन का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। बाघों की अटखेलियां को लेकर विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क में विगत कुछ समय से बाघों के बीच टेरिटोरियल फाइट में इजाफा हुआ है। इलाके को लेकर रणथंभौर में हो रही बाघों के बीच आपसी जंग में अब तक कई बाघों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 2 सालों में रणथंभौर में करीब 18 से 20 बाघों की मौत हुई है, जिनमें से अधिकतर बाघों की मौत
टेरिटोरियल फाइट के चलते हुई लगातार हो रही बाघों की मौत भी रणथंभौर वन प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर के मुताबिक रणथंभौर में क्षेत्रफल के मुताबिक जितने बाघ और शावकों की संख्या होनी चाहिए उस हिसाब से रणथंभौर में बाघों की पर्याप्त संख्या है। ऐसे में जब रणथंभौर में कोई नया शावक जन्म लेता है और फिर युवा होकर अपनी मां से अलग होगा, अपनी नई टेरिटरी बनाता है, तो फिर कई मर्तबा टेरिटरी के लिए किसी अन्य बाघ से उसका टकराव होता है और आपसी संघर्ष में कमजोर बाघ की मृत्यु हो जाती है। रणथंभौर में लगातार बाघों के बीच हो रही टेरिटोरियल फाइट को रोकने के लिए वन विभाग और सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, जिससे यहाँ जहाँ युवा होते ही बाघों की जान बच सके और प्रदेश के सभी टाइगर्स रिजर्व भी आबाद हो सके। देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में सीसीएफ अनूप के आर व वन्यजीव विशेषज्ञ यादवेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। तो रणथंभौर में कई मरतबा टेरिटोरियल फाइट देखने को मिलती है। ये टेरिटोरियल फाइट क्या है और क्यों होती है सर? टाइगर को टेरिटोरियल एनिमल इसलिए बोलते हैं कि वो उसके एरिया में दूसरे एनिमल को आने नहीं देता है। तो मेल्स का टेरिटरी बड़ा होता है, फीमेल्स का टेरिटरी कंपैरेटिवली छोटा है। तो एक मेल टेरिटरी के अंदर 2-3 फीमेल्स का टेरिटरी होता है। तो सबसे ताकतवर एनिमल ही अपना टेरिटरी को दूसरे एनिमल से बचा के डिफेंड कर पाते हैं। अब फाइट इसलिए होता है कि हर साल बच्चे पैदा होते हैं नया, उनको रहने का जगह चाहिए। तो वो आके किसी कमज़ोर एनिमल को उस वहाँ से भगा के या मार के उसका एरिया लेना चाहते हैं अपने आप में। तो ये होता है टेरिटोरियल फाइट। सर रणथंभौर में जितने टाइगर है उसमें से 1/4 जो टाइगर है वो शावकों की संख्या है। तो शावक जब यंग हो जाते हैं तो उसकी वजह से टेरिटोरियल फाइट बढ़ती। हाँ, शावक जब बड़े होते हैं तो अपने माँ से तो दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं 2 साल के करीब उम्र में। उसके बाद वो भागते रहते हैं, हाँ, अपने जगह ढूंढते हुए फ्रिंज एरिया में जाते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर दूसरा टाइगर्स नहीं है। फिर ताकतवर बनने के बाद आते हैं अंदर। और शावक हर जंगल में टाइगर जहाँ पर है शावक जन्म भी लेते हैं और कुछ शावक मेल्स के द्वारा लड़ाई में मारे भी जाते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। सर रणथंभौर की अगर बात करें तो मादा और नर का क्या रेशो है और क्या टेरिटोरियल फाइट के पीछे ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है? और यहाँ एक 1:1 रेशियो में है मेल और फीमेल। टेरिटोरियल फाइट का रीज़न ये ज़रूर है कि, लेकिन यही रीज़न नहीं है। अगर रेशियो अलग भी हो, सही रेशियो भी ये माना जाता है कि एक मेल के लिए 3 फीमेल 1:3 माना जाता है, उसमें भी टेरिटोरियल फाइट होता है। और यही कारण नहीं है। सर टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए वन विभाग से क्या कोई कदम भी उठाए जाते हैं और यहाँ से क्या कोई बाघ शिफ्ट करने का चल रहा है? टेरिटोरियल फाइट रोकने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो प्रकृति में जो हो रहा है उसको होने देता है। कुछ टाइगर रिजर्व राजस्थान में नया सृजित किया गया है, वहाँ पर टाइगर्स का नंबर कम है। उसको पॉपुलेट करने के लिए यहाँ से जो शावक 2-2.5 साल के हो जाते हैं उनमें से कुछ ले जा सकता है, ताकि वो अपना टेरिटरी एस्टेब्लिश करने के चक्कर में दूसरे एनिमल से मारे जाने से पहले ही उनको शिफ्ट करने से दोनों काम हो जाएगा। यहाँ एक टाइगर का मौत से भी बचा सकता है, दूसरी जगह पे टाइगर लाया भी जा सकता है। बात करें तो रणथंभौर में टेरिटोरियल फाइट काफ़ी देखी जाती है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं और किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, रणथंभौर क्या किसी भी भारत के किसी भी जंगल में अगर कोई फाइट्स होती है मेल्स के बीच में तो वो 2 रीज़न से होती है। एक तो टेरिटरी को लेकर के, दूसरा खाने को लेकर के, जिसमें फीमेल भी शामिल आती है। तो जब भी किसी इलाके में एक नया टाइगर घुसता है तो वहाँ पर पहले से एस्टैब्लिश जो मेल टाइगर है वो अपने एरिया को बचाने की कोशिश करता है। नया मेल टाइगर अपना एरिया बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान उनके बीच में फाइट होती है और जो ताकतवर होता है ऑब्वियसली वही जीतता है। दूसरा क्या है, मीटिंग सीजन जब होता है तो रणथंभौर का सिनेरियो ये है, आज की तारीख में रणथंभौर में मेल टाइगर ज़्यादा है फीमेल टाइगर से। कहीं कहीं पर एक मेल के पास में सिर्फ एक ही फीमेल है, जबकि मेल का एरिया काफ़ी बड़ा होता है। और कहीं कहीं पर एक मेल जो है वो 2-3 एरियाज़ में घूमता है, उसी एरिया के अंदर दूसरे मेल टाइगर की भी टेरिटरी ओवरलैप होती है। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं कहीं मीटिंग सीजन के अंदर तो फीमेल के लिए भी लड़ाई होती है। इस दौरान कई बार हमें किसी एक मेल टाइगर को
दुखद घटना के साथ में अलविदा कहना पड़ता है, क्योंकि वो उस फाइट में मारा जाता है। अब सरकार को ये चाहिए, क्योंकि सिनेरियो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो बिगड़ा हुआ है, तो सरकार को ये चाहिए कि जितने भी मेल टाइगर्स हैं, जो नए अब बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कौन सा मेल बच्चा होगा, किसके फीमेल होगी, तो मेल जो सब एडल्ट कब्स हैं उनको कहीं दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट करने का कवायद अभी से शुरू करनी चाहिए, वरना ये जो मेल कब्स सब एडल्ट जवान हो गए हैं अपने इलाके के लिए इधर उधर भटकेंगे और फिर वापस संघर्ष होगा। गुलाबी नगरी जयपुर के संसार चंद्र रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली के रमजानुल मुबारक का 25वां रोजा इफ्तार प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इफ्तार में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव पहुंची और रोजेदारों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। आपको बता दें कि डॉक्टर सैयद हबीबुरमान नियाजी ने कहा कि इस दरगाह की यही खासियत रही है कि यहाँ हर मजहब का इंसान आता है। रमजान के महीने में हर साल 3 रोजे इफ्तार करवाए जाते हैं। दूसरे रोजा इफ्तार के मौके पर जयपुर की कई हस्तियों ने रोजा इफ्तार किया। यही गंगा जमुनी तहजीब है। इस मौके पर कई पार्षदों सहित समाज सेवी कई संगठनों के पदाधिकारियों ने रोजा इफ्तार किया और महापौर कुसुम यादव की दस्तार बंदी भी की गई। वहीं मुल्क की तरक्की व अमन चैन की दुआ मांगी। जयपुर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और क्योंकि जयपुर तो पहचाना ही हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाता है। आज उसी का उदाहरण आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग भी रोज़ा इफ्तारी में आए हैं। उसी में तहत मैं भी यहाँ पहुँची हूँ। हम सभी यहाँ, क्योंकि जयपुर में हम सभी लोग मिलकर रहते हैं, होली हो, दिवाली हो या ईद हो, हम सभी लोग सब त्यौहार मिल के मनाते हैं। उसी के दौरान हम लोग कई सारे आयोजन एक दूसरे के अटेंड करते हैं। मैं सभी को एक बार ईद की फिर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बनाए रखें, साथ रहें, जुड़े रहें। जैसा आपको मालूम ही है, आज जहाँ दूसरा इफ्तार है, इस दरगाह में रमज़ान शरीफ के महीने में 3 इफ्तार होते हैं, जिसका आज दूसरा इफ्तार है। और यहाँ के जो बुज़ुर्ग यहाँ दफन हैं, उनकी ये वो करम कह लीजिए क्या है कि हर तबके के लोग यहाँ आते हैं और एक सुकून महसूस करते हैं। अगर आदमी को सुकून नहीं मिलेगा तो आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कहीं जाए आए, उससे कुछ सुकून मिलता है, कुछ हासिल होता है, तो वो आता है। और हमारी खानकाहों से हमेशा ये पैगाम दिया गया है कि सबसे ऊपर इंसानियत है। बाद में हम अपने मज़हब के बारे में जो कुछ भी करें, लेकिन इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। और यही हमारे भारत की एक गंगा जमुनी तहजीब और उसकी एक शान है कि यहाँ नैरंगियों में यकरंगी, तमाम तरीके के फूल हैं, लेकिन एक गुलदस्ते की तरह से। भाई अरब कंट्रीज़ है या और कोई कंट्रीज़ है, उसमें एक तबके के लोग हैं, एक रिलीजन है, वहाँ अगर मिल के रहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ हम इतने कौमों के साथ हम मिलजुल के रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती और इस रिवायत को कायम रहना चाहिए, यही पैगाम हम देते हैं। ठीक है। स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महाराणा सांगा पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के नेतृत्व में बड़ी चौपट जयपुर पर आक्रोश प्रदर्शन कर सांसद का पुतला दहन किया। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि देश के गौरव और अजय योद्धा महाराणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी घोर निंदनीय है। महाराणा सांगा के बारे में की गई गलत टिप्पणी से सभी राष्ट्रभक्त आहत हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोजत में ट्रेडिंग फर्म मालिक पीड़ित महेश माली से 6 परिचितों ने ऑनलाइन कैसीनो फन गेम मोबाइल में खेलने के झांसे में लिया। मोबाइल पर लिंक भेज 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। बता दें कि इस रिपोर्ट में सोजत निवासी राहुल सरगरा, महेंद्र जाट, महेंद्र तंवर उर्फ लाडू माली, हीरा सिंह सांखला, विकास पालरिया और अमन शरद घाची को आरोपी बनाया गया। सोजत सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। परिवादी महेश माली निवासी सोजत सिटी का एक परिवाद माननीय न्यायालय से इस आशय का प्राप्त हुआ है कि मुलजिमान राहुल सरगरा, महेंद्र जाट, महेंद्र तंवर, हीरा सिंह सांखला, विकास पादरिया और अमरचंद गांधी द्वारा वर्ष 2021 में उसे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उत्प्रेरित किया। राहुल को उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम के लिए हम आपको लिंक भेजेंगे, इस लिंक का पासवर्ड वगैरह हम आपको बताएंगे और गेम खेलने से बहुत फ़ायदा होगा। उनके कहने में बातों पर विश्वास कर उसने ऑनलाइन गेमिंग शुरू किया, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और इन मुलजिमानों
ने उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया, काफ़ी बड़ी रकम 1 करोड़ 40 लाख रुपए के करीब अंकित किया है। और इन लोगों ने आगे भी ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए उस ऊपर दबाव डाला और नहीं खेलने पर उसको धमकियाँ देने का बातें भी उसने इस तरह से में लिखी है। उस संबंध में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। प्रकरण वर्ष 2021 की घटना को लेकर दर्ज करवाया गया है। इसमें कुल उसने अपने साथ में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू जबरदस्ती पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। बालोतरा रिफाइनरी में बीते 3 दिनों से एक तेंदुआ घूम रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पहले इस तेंदुए ने श्रमिकों पर हमला किया, जिसके बाद से मजदूर डर के कारण काम पर नहीं जा पा रहे। रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चोरों और 15 से 20 फीट ऊंची दीवार बनी हुई है और हर गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात है। इसके बावजूद तेंदुआ अंदर आया कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। वन विभाग की टीम पिछले 2 दिनों से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में है, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई। रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों तेंदुए में डर के अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते, जिससे रिफाइनरी का कार्य भी बाधित हो रहा है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में गांव 4 एएस को 42 जीबी ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर 2 आंदोलनकारी सुबह से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उनका विरोध था कि प्रशासन ने 4 एएस को 28 जीबी ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त था। लगभग 12 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों से चर्चा की और आश्वस्त किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को सुरक्षित टंकी से नीचे उतारा गया। वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता और प्रशासक प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।